Today's topic will be cost of capital first class. Cost of capital. Before moving on to the meaning of the term cost का मतलब क्या बताना चाह रहा है, let us understand something about capital. Capital क्या होता है? We all know money raised for the purpose of doing business, for the purpose of expansion is known as capital. बहुत जन बोलते हैं नहीं सर, जो हम लोग घर से पैसा लेके आता है उसको कैपिटल कहलाता है. सर जो हम लोग शेयर होल्डर से पैसा उठाते हैं उसको कैपिटल कहलाता है. In financial management, the process of raising money from the public or from anywhere, जहां से भी आप पैसा उठाओ वो सबको कैपिटल ही कहलाता है. तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करना या बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसा कहां से आप कलेक्शन कर सकते हो, जहां जहां से आप पैसा कलेक्शन करोगे वो सबको कैपिटल माना जाता है. जैसे कि आप लोन ले सकते हो, आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, आप इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो. तो दीज आर ऑल वेरियस सोर्सेस ऑफ कैपिटल. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर आप कॉपी में सब हेडिंग दे देना, सोर्सेस ऑफ कैपिटल. सोर्सेस ऑफ कैपिटल में broadly classify into equity, preference, debentures and four subdivisions. First one, equity shares. Second one, preference shares. Third one, debentures slash loans भी बोल सकते हो आप. Last one, retained earnings. रिटर्न अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न अर्निंग्स का मतलब होता है जो पैसा आपके पास पहले से रखा हुआ था, सेविंग किया हुआ था, उसको आप अभी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपका घर में पैसा रखा हुआ था, यू हैव रिटेन दैट थिंग, वो चीज को आप जब री इन्वेस्ट करते हो उसको रिटर्न अर्निंग्स कहलाता है. दिस आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जहां से आप पैसा उठा के बिजनेस में यू कैन इन्वेस्ट द मनी. नाउ ये जो इतना सारा सोर्सेस है, इफ आई आस्क यू, आपको क्या लगता है कौन सा वाला बेस्ट होगा, तो आप मेरे को क्या आंसर दोगे? रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बोलिए सब लोग. अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा नहीं है कि आपको ये बिजनेस शुरू करने के बाद आपका सेल्स कितना होगा, कितना यूनिट आप बेच पाओगे, कितना आपका प्रॉफिट होगा, you cannot calculate the profit then if you do not know the sales, if you do not know the fixed cost. तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता चलेगा और ग्रेजुअली आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं तो हम लोग ईपीएस आ जाता है. तो जो हम लोग ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में सीखे थे कि जिसका ईपीएस ज्यादा होगा वो हम लोग चूज कर लेंगे. तो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच यू विल ईपीएस, हाउ मच ईपीएस यू विल गेट, then you won't be able to take decisions on the basis of EPS, right? तो just depending on this scenario, सिर्फ इक्विटी शेयर्स आपको पता है कितना फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर पता है, डिबेंचर का रेट पता है, इंटरेस्ट रेट, रिटर्न अर्निंग्स आपको पता है कितना बचा हुआ है. On that basis, if anyone asks you which one will be preferable, आपको डिसीजन तभी लेना पड़ेगा. अच्छा, रिटर्न अर्निंग को फिलहाल हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है बिकॉज वो सिंपल वाला चीज है. ये तीनों में कंफ्यूजन होता है कि विच वन इज बेटर. तो देन वी विल डिसाइड और वी विल से टू द पर्सन दैट द जिस सोर्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा उस सोर्स को हम लोग लेंगे. सर कॉस्ट मतलब
आप अगर डिबेंचर उठाओगे मार्केट से तो आपको पता है यहाँ पर आपका एक कॉस्ट लगता है। क्या कॉस्ट? डज एनीवन नो? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, राइट? तो वो कॉस्ट मेरा लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो इक्विटी शेयर में क्या होता है? इक्विटी शेयर को अगर आप इशू करोगे ना तो आपको अंडरराइटिंग कमीशन होता है, फिर आपका बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ता है, सेबी का गाइडलाइंस मानना पड़ता है, कंपनीज एक्ट का गाइडलाइंस मानना पड़ता है। तो रेजिंग मनी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। कोई रातों रात इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाता है। डिबेंचर इज कंपैरेटिवली इजियर। लोन तो और भी इजी है। आप बैंक के पास जाओगे, अगर आपका क्रेडिट वायबिलिटी अच्छा होगा तो बैंक आपको लोन दे देगा। तो इक्विटी शेयर इज अ बिट टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्योर, देयरफॉर उसको उठाने का पैसा, उसका उठाने का खर्चा काफी हाई होता है। द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग मनी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर is much higher and expensive than the other sources। समझ में आया बात को? तो इक्विटी शेयर इज एक्सपेंसिव, इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से थोड़ा चीप होगा, बट डिबेंचर इज द मोस्ट इजियर एंड चीपर वे ऑफ रेजिंग मनी। ये तो हम आपको सब्जेक्टिव डिसीजन दिया कि इसका नाम देख के हम आपको बताया। अब वो सम में क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। सर अभी आप मेरे को समझाइए, हाउ कैन यू से कि डिबेंचर्स एंड लोन्स विल बी चीपर? सर इंटरेस्ट बर्डन देना पड़ता है, सर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल में कोई बर्डन नहीं रहता है। कोई गारंटी होता है क्या इक्विटी शेयर इशू करोगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा? नो, देयर इज नो गारंटी। तो सर आप इक्विटी शेयर को कैसे मान रहे हो कि डिबेंचर से ये एक्सपेंसिव है? बिकॉज the thing that I will be discussing now, I will be starting with debentures and loans. Everybody please concentrate। डिबेंचर्स को आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट इज पेड, राइट? नाउ से योर इंटरेस्ट का अमाउंट इज इक्वल टू 10%। डिबेंचर्स आपने इशू किया मार्केट में 10,000 का, आपका EBIT आया है 8,000 and tax rate 40%। Thus on that basis EBIT 8,000 आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं, राइट? इंटरेस्ट और डिबेंचर कितना होगा? 10,000 का 10%, 1,000। तो 8,000 में से 1,000 रुपया चला जाता तो बचा कितना? 7,000। दिस इज नोन एज EBT लेस टैक्स 40%, 2,800। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,200, राइट एवरीवन? अगर हम लोग डिबेंचर इशू नहीं करके इक्विटी शेयर इशू करते तब क्या होता? EBIT 8,000, इंटरेस्ट में कुछ नहीं रहता, राइट? नील। तो EBT भी मेरा 8,000 लेस टैक्स 40%, 3,200। So it's coming to 4,800, I guess. Yeah. Now my request to everybody, please compare the tax amount.
टैक्स पहले कितना था 2800, वहां से टैक्स कितना हो गया 3200, टैक्स कितना से बढ़ गया है 400 से मेरा टैक्स इंक्रीज हो जा रहा है, यस और नो? Please compare these two income statement and try to understand why the tax is increasing by 400. What is the main reason behind it? The main reason behind it is absence of interest. मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला इनकम स्टेटमेंट, मतलब जब हम लोग का डिबेंचर हो रहा था तब अगर मेरा इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट के लिए मेरा ईबीटी कम हो जाता है, ईबीटी कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा. But if there was no interest, that is, if you are raising money by issuing equity share instead of debentures, your EBT is more by 1000 rupees, and therefore your tax amount will also increase 3200 का. So this is quite clear. आज के बाद याद रखना कि डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मेरा टैक्स में सेविंग्स होता है, मेरा टैक्स में सेविंग्स होता है क्योंकि टैक्स विल बी लोअर एज माय प्रॉफिट विल बी लोअर. तो ये एक बेनिफिट होता है डिबेंचर होल्डर या लोन के लिए. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, अब डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट पेड 1000 रुपीज, लेकिन इन द सेम वे टैक्स सेव्ड कितना हुआ बोलो, 400 का टैक्स सेविंग हुआ ना. तो अल्टीमेटली नेट कॉस्ट कितना हुआ आपका 600 का. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, आप पैसा उठाया था कितना रुपया का, आप पैसा उठाए थे 10,000 रुपया आई गेस, राइट? और बदले में आप उसको हर साल कितना रुपया करके दे रहे हो सर 1000. नो, टैक्स सेविंग भी होगा सर 600, यस, इंटू 100, 10, मेरा कॉस्ट कितना आ रही है 6% का मेरा कॉस्ट आ रहा है. 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं बट नेट कॉस्ट 6% आ जा रहा है. तो 10 डिबेंचर में मेरा टैक्स सेविंग्स होता है एंड दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. ये बेनिफिट आपको कोई भी सोर्स पे नहीं मिलेगा, ना इक्विटी ना प्रेफरेंस. उल्टा इक्विटी शेयर में तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, बहुत सारा ब्रोकरेज देना पड़ता है, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है. तो ये सब मिला के ऑल टुगेदर डिबेंचर और लोन आर चीपर देन इक्विटी एंड प्रेफरेंस. नाउ क्वेश्चन कम्स, तो सर हम लोग इक्विटी शेयर क्यों इशू करते हैं, हम लोग तो डिबेंचर और लोन ही कर सकते थे. अब क्या होता है ना, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर्स आपको लोन नहीं देगा. आपका बहुत सारा लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, तो एक लिमिट रहता है आपका क्रेडिट लिमिट, गेटिंग मी. तो यू कैन नॉट रेज मनी अनलिमिटेड वाइज बाई इशूइंग डिबेंचर्स और बाई टेकिंग लोन्स. इसीलिए हम लोग को इक्विटी शेयर भी इशू करना पड़ता है. बट ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ लोन विल बी मच चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. लॉजिक क्या है, टैक्स में सेविंग. अभी जो 400 का टैक्स में सेविंग हुआ, इससे बहुत जन को ना सिस्टम में लेने में थोड़ा दिक्कत होता है. सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर टैक्स सेविंग कहां से हो रहा है. टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है. आप सोचो ना, अगर इंटरेस्ट नहीं रहता तो ये क्या होता है 8000, तो टैक्स कितना होता 3200. तो 3200 और 2000 का डिफरेंस 400. और यू कैन शो इट लाइक दिस वे, 1000 रुपया का इंटरेस्ट है, उसमें 40% का टैक्स मेरा कम हो गया, तो 400 रुपया का टैक्स मेरा सेविंग हो गया. गेटिंग मी एवरीवन? 1000 का इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कम हुआ 1000 से, तो 1000 का प्रॉफिट कम हुआ मतलब उसका 40% मतलब 400 रुपया का टैक्स भी कम हो गया. दैट इज लाइक टैक्स सेविंग्स बोला जाता है इसको. द नेट इफेक्ट, आपको लग रहा है कि अरे 10% का इंटरेस्ट जा रहा है, एक्चुअल में आपका 6% का इंटरेस्ट जा रहा है. नेट कॉस्ट इज 6%. आई होप दिस इज क्लियर. आई वुड लाइक टू वेट ओवर हियर. सब लोग यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल करवाया है, क्या सबको क्लियर है?
Thus, on the basis of the discussion that we have already discussed or we have discussed just now, we can easily calculate or we can easily find out the cost of debentures. So therefore, without starting with equity shares, without starting with preference share, I always start with cost of debentures. कॉस्ट ऑफ डेट बोलोगे तो बेटर लगेगा क्योंकि डेट के अंदर डिवेंचर लोन सब आ जाता है. इसको डिनोट करने का टेक्निक पता है आपको. कॉस्ट को ना के बोल के डिनोट किया जाता है, डेट को स्मॉल डी. ऐसे आपको यहां पर सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है. दिस इज नोन एज केडी. तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला, इसका दो केस आएगा. एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इरिडीमेबल डिबेंचर्स. तो इस सब का मतलब क्या है? इरिडीमेबल मतलब जिसका पैसा वापस नहीं करना है. जब तक कंपनी रहेगा तब तक डिबेंचर रहेगा, कंपनी बंद होगा तो डिबेंचर लोग को पैसा वापस किया जाएगा. इरिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट एक सिंगल ई होगा. रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट में क्या आएगा हम आपको समझा रहे हैं. इसका केडी का फॉर्मूला आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100. सर समझाइए, एकदम समझाएगा. वेर आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, T is equal to tax rate, P0 is equal to issue proceeds. अच्छा बेटर होगा आप लिखो यहां पर नेट इशू प्रोसीड्स. Okay, now on the basis of this formulae and on the basis of the example that I have discussed few minutes before, I will be explaining you the logic behind this formula. एकदम संभाल के मेरे को बोलो, लास्ट वाला एग्जांपल में इंटरेस्ट कितना था? आई गेस 1000 रुपीज का था, राइट? टैक्स रेट कितना था? 40%, राइट? आपने डिबेंचर कितना रुपया का उठाया था मार्केट से? 10,000 का. क्लियर है? दैट वाज द एग्जांपल दैट वी डिड. नाउ आप इसको यहां पर वैल्यूज को डालो. आई कितना है? 1000. 1 - टी मतलब 1 - 0.40 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100. तो दिस इज 60% ऑफ 1000 यानी कि 600 बाई 10,000 इंटू 100. कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? आया समझ में? तो यही चीज को मैंने आपको तोड़ के समझा के करवाया है. इसी चीज को शॉर्टकट में फॉर्मूला में ऐसा दिखेगा कि इंटरेस्ट हम लोग को देना है लेकिन पूरा इंटरेस्ट को नहीं देना है बिकॉज उसमें कुछ टैक्स में सेविंग होगा. तो 40% अगर मेरा टैक्स सेविंग है तो फिर हम लोग देंगे कितना? 60%. तो 60% यानी कि 600 रुपये हम लोग देंगे. तो उठाया मार्केट से 10,000, दे रहे हैं 600. व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट? योर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इज कमिंग टू 6%. एम आई क्लियर? फॉर्मूला जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप लोग. ये सब चीज को लॉजिकली समझ लो, नहीं तो एग्जाम हॉल में आई एम टेलिंग यू कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को होता है बिकॉज वो लोग सिर्फ रट के जाता है. फॉर्मूला रटना कोई मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत बड़ा बात हो जाता है. आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूले? प्लीज रिस्पॉन्ड करो. ये कौन सा डेट हो गया? ये इरिडीमेबल डेट हो गया जिसका रिडेम्पशन नहीं होगा कभी. दिस इज क्लियर? Please do one example. X Limited issued 100,
12% debentures of rupees 100 each at the rate 10% discount. Tax rate 30%. Calculate cost of debt if flotation cost is 2%. जल्दी से एग्जाम्पल का कॉपी करो और इसके बाद आप केडी का फॉर्मूला को लिखोगे, देन वी विल कॉपी ऑल द डेटा. Ready? We know cost of debt ब्रैकेट में KD is equal to I into 1 minus T divided by P, और P 0 भी लिख सकते हो, into 100, where I is equal to interest is equal to फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, याद रखिएगा. 100 इंटू 100 10,000 का डिबेंचर है, इंटू 12% 1200, not R, T. T is equal to tax rate is equal to 30% और 0.30. P is equal to issue proceeds is equal to 10,000 minus 10% minus 2%. Let me explain. आपने इशू किया था 10,000 का डिबेंचर, दैट वाज द फेस वैल्यू, बट यू हैव इशूड दैट डिबेंचर एट अ 10% डिस्काउंट. तो यानी कि 10,000 माइनस 10% मतलब 900 रुपया आपको मिला, और 10,000 का 2% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है. व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? उसको मार्केट में इशू करने में कुछ खर्चा उठाया होगा आपने, वो उसका फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है. तो फिर 2% ऑफ 10,000 कितना होता है? 20 रुपीज, नो 200 रुपीज आई गेस, राइट? तो फिर 8,800 आ जा रहा है हम लोग का इशू प्रोसेस. लेट अस पुट द वैल्यूज ओवर हियर. इंटरेस्ट 1200, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाई 8,800 इंटू 100. प्लीज कैलकुलेट कितना आ रहा है, बोलो एक बार. कितना आ रहा है? $9.54 9.545 9.55% कर सकते हो या 9.54% रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज दिस क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो दिस वाज द केस फॉर इरिडीमेबल डिबेंचर्स. हम बार बार बता रहा है क्योंकि रिडीमेबल इरिडीमेबल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में पता नहीं चलता कि कौन सा रिडीमेबल है कौन सा इरिडीमेबल है. इसका फॉर्मूला उसमें डाल देता है, पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा. रिडीमेबल डिबेंचर में जाएंगे अभी हम लोग, ठीक है?
रिडीमेबल डेट्स डबल ही होगा, हाँ। इसका फॉर्मूला पहले लिखाएंगे फिर समझाएंगे। मतलब के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी, सर ये तो पहले भी था, एकदम है, ठीक है, प्लस आर माइनस पी होल डिवाइडेड बाई एन एंड द होल डिवाइडेड बाई आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 तो करोगे, परसेंटेज में आंसर आता है, इसीलिए इसको संभाल के कॉपी करो, ठीक है, अच्छे से कॉपी करो। where I is equal to t is equal to what I will be writing is r is equal to redemption price, p is equal to issue proceeds, n is equal to number of years. Write it down fast, please. This formula is exclusively be used for redeemable debentures because R यहां पर redemption price हो जाता है। redemption price का मतलब जब भी आप redemption करोगे, ऑब्वियस है हम लोग का जिस पैसा में, मनी में हम लोग पैसा उठाते हैं, उस वैल्यू में हम लोग पैसा को रिटर्न नहीं करते हैं। रिडेम्पशन अमाउंट नॉर्मली प्रीमियम में होता है, तो आप प्रीमियम में पे ऑफ करोगे, प्रीमियम में नहीं होगा तो चलो फेस वैल्यू में पे ऑफ करोगे, वट एवर इट इज, बट मनी तो आपका वापस जाएगा। तो इसको हम आपको कैसे समझा रहे हैं देख लो एक बार से। हम लोग का इंटरेस्ट लास्ट सम की तरह 1000 रुपया है, टैक्स रेट 30% है, रिडेम्पशन बोलता है 10% प्रीमियम 1100 रुपया, फेस वैल्यू सॉरी 11,000 रुपया, इशू हुआ था एट फेस वैल्यू पार 10,000 एंड लाइफ इज 5 years। ये चीज को पूरा फॉर्मूला, मतलब ये जो मैंने लिखाया है इसको पूरा स्टेटमेंट वाइज दिया जाएगा क्वेश्चन आपका एग्जाम में कि एक्स लिमिटेड इशूड इतना डिबेंचर ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट एट फेस वैल्यू रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट 10% प्रीमियम लाइक दिस। तो वो मैंने आपको यहाँ पर डेटा वाइज समझा दिया। देखो, इफ आई आस्क यू, being the company who is issuing the debenture, what is the total loss that you will face? सर इंटरेस्ट मेरा लॉस है, कॉस्ट है, देना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट लॉस नहीं है। कंपेयर दिस टू थिंग्स, रिडेम्पशन 11,000 और इश्यू प्रोसीड्स 10,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? मतलब आपने उठाया था 10,000, अब आप वापस करोगे कितना रुपया का? 11,000 का। 1,000 रुपया एक्स्ट्रा रिफंड किया ना आपने। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये भी तो आपका कॉस्ट हुआ डिबेंचर उठाने का, ये भी तो साइड इफेक्ट्स आया मेरा। तो इफ आई आस्क यू अगेन व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड while issuing debentures or debts or while taking money for debts, you will say सर वन तो एक इंटरेस्ट है इसका जो हर साल देना पड़ेगा, और सर इसका एक कैपिटल लॉस आ जाता है। ये बंदा 10,000 उठाया था, 11,000 वापस करेगा तो इसका लॉस 1,000 हो जाता है। वेट, इंटरेस्ट का लॉस तो 1,000 रुपया हुआ, बट कैपिटल लॉस जो 1,000 रुपया है वो क्या 1 साल का है? हर साल होगा? नो, ये तो 5 साल बाद होगा। देन व्हाई डोंट यू एमोटाइज दिस लॉस इन 5 years? और ये इंटरेस्ट का लॉस तो टैक्स सेविंग होने के बाद कितना होगा फिर? सर टैक्स सेविंग होने के बाद आपका 700 रुपया होगा इंटरेस्ट, क्योंकि 300 का टैक्स सेविंग होगा आपका।
और 1,000 रुपया 5 साल के बाद लॉस होगा, तो इसको अगर हम लोग इक्वली बांटेंगे 5 साल में, तो हर ईयर मेरा 200 रुपया करके लॉस हो रहा है। तो ईच एंड एवरी ईयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिबेंचर आपका लॉस कितना हो रहा है? 900 रुपीज, येस और नो? आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। आई इंटू 1 - टी इज कमिंग टू 700, वो तो हम लोग को पता ही है कि टैक्स सेविंग होगा 300 रुपया का, 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे थे, 300 रुपया सेविंग हो रहा है, तो नेट कॉस्ट 700। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ कैपिटल लॉस दैट इज टू बी incurred by the company at the end of the life, but वो मेरा लाइफ के बाद है, वो हमको पहले से पता है, इसको हम लोग थ्रू आउट द लाइफ एमोटाइज कर देते हैं। तो वो मेरा डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 200 रुपीज पर ईयर आ जाता है। तो 900 डिवाइडेड बाई, यही तो हुआ, देखो ये वाला चीज 700, आर माइनस पी मतलब क्या हुआ, 11,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई एन मतलब 5, ये वाला चीज हो गया मेरा 200 डिवाइडेड बाई प्राइस होना चाहिए सर 1,000, 10,000 कर दीजिए। मेरा दो प्राइस है यहाँ पर, एक 10,000 है, एक 11,000 है, कौन सा प्राइस लेंगे समझ में नहीं आ रहा है, एवरेज कर दो, दिस इज एवरेज प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, प्लीज कॉपी दिस। यहां पर फिर से बता रहे हैं, ऊपर में कॉस्ट मेरा दो प्रकार का हुआ, एक हुआ हर ईयर एवरी ईयर जो कॉस्ट होता है दैट इज 700, एक और हुआ मेरा जो एमोटाइजेशन कॉस्ट हुआ ऑफ द लॉस ऑन रिडेम्पशन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो हम लोगों ने एमोटाइज कर दिया थ्रू द लाइफ। तो इसीलिए आर माइनस पी बाई एन, तो टोटल कॉस्ट न्यूमरेटर में 900 आ जाता है, डिवाइडेड बाई वी नो द प्राइस से डिवाइड करते हैं हम लोग, जिस अमाउंट हम लोग उठाते हैं। But in this case, we have two kind of price. One is issue price, one is redemption price. कौन सा प्राइस लेना है, इसीलिए उसको एवरेज किया जाता है। एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन बहुत प्रकार का आता है, स्टूडेंट्स लोग ऊपर में आर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देता है और नीचे में आर प्लस बी डिवाइडेड बाई एन कर देता है। लॉजिकली समझो, आर माइनस पी मतलब आप रिडेम्पशन लॉस को निकाल रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो लॉस को आपको साल उसका लाइफ में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई एन होगा। और नीचे में 2 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये एवरेज के लिए, एवरेज ऑलवेज प्लस करके आता है, माइनस करके एवरेज नहीं आता है। तो यानी कि डिनोमिनेटर जो बेस प्राइस होगा दैट विल बी द एवरेज प्राइस व्हिच वी विल कैलकुलेट बाय आर प्लस पी बाई 2 करके। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके। सो I am giving you one sum to solve. Everybody please try it out and calculate KD. Calculate cost of debt from the following. Issued 100, 15% debentures of rupees 10 each at the rate 20% discount, redeemable after 5 years at the rate 10% premium, tax is equal to 35%. Please calculate this one. वीडियो में जो लोग कर रहे हो पॉज करके कैलकुलेट करो। ओके, तो यहां पर केडी का फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर माइनस पी होल डिवाइडेड बाई एन, आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आई हो जाएगा मेरा 1000 का 15% 150, टी हो जाएगा मेरा 0.35, रिडेम्पशन अमाउंट
10% प्रीमियम 1100, डिस्काउंट में इशू हुआ था 900, तो अब वैल्यू को बढ़ा रहे हैं हम लोग को 150 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस 1100 माइनस 900 डिवाइडेड बाई n 5 years 1100 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, इशू प्रोसेस कितना हो रहा है? वो 20% था ना, सॉरी, इशू प्रोसेस विल बी 100, 900 नहीं होगा, 800 होगा, माय बैड, या बिकॉज 20% डिस्काउंट था। तो फिर 150 इंटू 65% 97.5 प्लस 1100, सॉरी, माइनस 800 डिवाइडेड बाई 560 होल डिवाइडेड बाई, ये भी 800 होगा, 1900 बाई 2 950 into 100 is equal to 97.5 plus 60 divided by 950 into 100, 16.58%. I hope this is clear, everyone. Okay. Now, let us, देखो सम्स तो हम लोग का हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सम्स मेरा स्टडीमेट में जो भी दिया हुआ है वी विल बी प्रैक्टिसिंग। बिफोर मूविंग ऑन टू सम मोर सम्स, हम लोग एक बार कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल को भी सीख लेते हैं। सर एक बार डिवेंचर का सम्स कर लेते तो अच्छा होता ना। एक्चुअली क्या बता रहा था हम कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंशियल्स का फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, तो इसीलिए दोनों को एक साथ करोगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो यहां पर ये भी आता है इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इरिडेबल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं आपको, केपी इज इक्वल टू, सुनो गौर से, डिबेंचर और डेट्स या लोन्स का इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंशियल का प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। आप पीडी बोल के लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अच्छा, इंस्टेड ऑफ पीडी आप सिर्फ डी लिखो, बेटर होगा, वॉट एवर यू वांट, कोई इशू नहीं है। डी बाई P0 इंटू 100, और यहां पर रिडीमेबल में डिविडेंड प्लस r माइनस p डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई r प्लस p होल डिवाइडेड बाई 2। सर 1 माइनस c क्यों नहीं किए? क्योंकि टैक्स माइनस हो जाने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है, इसलिए यहां पर टैक्स का कोई काम नहीं है। प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज नॉट गिवन। सर ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है सर? बता रहे,
as per section 10 subsection 34 I remember of the income tax act 1961 कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दिया शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर वो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है फॉर द शेयर होल्डर्स। तो सबको सुनकर को अच्छा लगता है, वाओ सर इंडिया का गवर्नमेंट कितना बढ़िया होता है सर, डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लेता है। शेयर होल्डर से नहीं लेता है, लेकिन जो कंपनी डिविडेंड देगा ना उससे वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स ले लेता है। इसको कहलाता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। यानी कि थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर प्रेफरेंशियल कौन इशू करेगा? कंपनीज। तो कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करेगा तो उसका कॉस्ट क्या क्या लगेगा? एक तो उसने डिविडेंड दिया, एक कॉस्ट, ऊपर से उसने उसका टैक्स भी पे किया। Therefore, in this case, if corporate dividend tax will be given in the question, chance कम है in CU become वो देगा, chances are very negligible. But अगर दे दिया तो डिविडेंड के साथ 1 माइनस टी नहीं होगा, 1 प्लस CDT कर देना। क्योंकि यहां पर सेविंग्स कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा आपका डिविडेंड में भी जा रहा है, डिविडेंड भी जा रहा है और उसके ऊपर टैक्स भी जा रहा है, तो आपका कॉस्ट और बर्डन और बढ़ जा रहा है। तो इस एंगल से क्वाइट श्योर हो गया कि प्रेफरेंस शेयर तो डिबेंचर से चीपर कभी होगा ही नहीं। यहां पर क्या होगा? 1 प्लस CDT, उसके बाद बाकी का फॉर्मूला सेम। Okay guys, understood everyone? I hope this is clear to each and every one of you. तो इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग सम प्रैक्टिस करेगा। आज हम लोग इक्विटी शेयर शुरू नहीं करेंगे, डिबेंचर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, ये दोनों आज होगा। नेक्स्ट क्लास इक्विटी शेयर होगा, तो ये चैप्टर 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, पेज 21, शायद पेज नंबर वेरीज, सब नंबर 3 है, ये श्योर है। रिलायंस कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹10,000, ठीक है, टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 years, 10 years। आई 10% ऑफ 10,000, टैक्स 35% और 0.35। Please compute the cost of debentures in each of the following case: issued at par, redeemed at par। R 10,000, P बहुत संभाल के लास्ट लाइन में बोलता है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑन द इश्यू प्राइस। कौन सा केस के लिए? हर एक केस के लिए। तो प्रोसीड्स में 10,000 माइनस 2%, $9,800, ठीक है। तो यहां पर केडी का फॉर्मूला आप लोग वही वाला फॉर्मूला होगा, हम डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे हैं, 1 माइनस 0.35 यानी कि 0.65 प्लस R माइनस P 10,000 माइनस 9,800 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 10 होल डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 9,800 divided by 2. Let us calculate this thing. This is 650. This is 200 divided by 10, so 20 rupees. This is 19,800 divided by 2, 9,900. .77%. I hope this is clear, everyone. Understood? It's a request to everybody. Please solve
3 का पार्ट 3, 2 नंबर विल बी योर होमवर्क। 3 का पार्ट 3 को जल्दी से सॉल्व कीजिए। R is equal to redemption price is equal to 10% प्रीमियम में इश्यू होगा, रिडीम होगा, सॉरी, 11,000 rupees, right? P is equal to issue proceeds दस हजार तो है, बट यहां पर डिस्काउंट भी है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 9,000 माइनस 2% ऑन इशू प्राइस बोला है, तो 2% ऑफ 9,000, तो 9,000 का 2%, 180 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 8820। KD इज इक्वल टू, आई तो वही था हम लोग का, 10% ऑफ 10,000 मतलब 1,000 रुपया, 1 माइनस 0.35 प्लस 11,000 माइनस 8820 डिवाइडेड बाई 11,000 प्लस, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, divided by n was 10 years, 8820 divided by 2 whole divided by into 100, 650 plus 11,000 minus 8820 divided by 10, 218 divided by 11,000 plus 8820 divided by 2, 9910 into 100, 650 plus 218 divided by 9910 into 100 is coming to 8.76%. Okay, everyone understood this thing? So what I will be doing now, I will be giving you some homeworks that you will have to do on your own. One, two, three, 5. So that's all for today. Thank you, everybody.